Hello dear student, how are you all? Hope you all doing well. Today I am going to start a new chapter, chapter 2 from class 10th, and the name of the chapter is acid, base and salt, that is amla, क्षारक एवं लवण. So dear students, we have already studied in previous classes about classification of substances like उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड उनकी फिज़िकल अपीयरेंस एंड केमिकल अपीयरेंस की बेसिस पर हम सब्सटेंसेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं या उनको क्लासिफाइड करते हैं. लाइक कुछ पदार्थों को हम ठोस, द्रव तथा गैसों में क्लासिफाइड करते हैं, कुछ को हम धातु और उपधातु में क्लासिफाइड करते हैं. एंड उसी तरीके से सिमिलरली लाइक दैट वी क्लासिफाइड सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट. सो जो इसकी बेसिक नॉलेज है वो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होता है. क्लास 6 से ही इसकी बेसिक फंडामेंटल्स हम पढ़ते आए हैं. बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी लिटिल बिट इन डिटेल कि व्हाट इज़ एसिड, व्हाट इज़ बेस एंड व्हाट इज़ सॉल्ट. बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस. बिकॉज अगर मैं ये कहती हूँ कि कुछ सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन आयन रिमूव करते हैं उनको हम एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं, तो ये आयन्स के बारे में समझ में आएगा या नहीं आएगा, इस चीज़ को समझने के लिए उससे पहले हमें इलेक्ट्रोलिसिस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में ही डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है या इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं. तो वे सब्सटेंस या जो एक्वस सोल्यूशन, जिनका हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसका हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो वो सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि कोई भी अगर सब्सटेंस है उसका हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो उस सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के बाद अगर उस सॉल्यूशन में कोई चेंजेस आते हैं, कुछ नया बन के आता है, तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. अंडरस्टूड एवरीबडी. सो इस फॉर एग्जांपल वी कैन सी इन दिस एग्जांपल लाइक हियर इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एक्वस सोल्यूशन में है. जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, इसके जो सब्सटेंस हैं वो टूट जा रहे हैं अलग अलग. तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. वी कैन सी हियर दिस इज़ इन एक्वस सोल्यूशन. हाइड्रोक्लोराइड का जो है वो एक्वस सोल्यूशन है और जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने पर वो हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जा रहा है. इसी चीज़ को समझने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को समझने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए स्वांटे आर्हेनियस ने 1887 में एक थियरी दी थी, जिस थियरी का नाम था थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, या इसे हम आयनिक थियरी भी कहते हैं. तो इसका जो मॉडर्न स्वरूप है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आज हम उसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कहते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य को, यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट को जब हम जल या किसी अन्य विलायक में घोलते हैं तो वह दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है. यानी कि विद्युत आवेशित कण यानी कि उसमें कुछ आवेश आ जाते हैं. इस क्रिया को आयोनाइजेशन या इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं, तो वो सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में चेंज हो जा रहा है. लेट्स सी कि इसे देखने में कि कैसे होता है ये, कि सोडियम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जा रहा है. यानी कि एक्वस सोल्यूशन जब हम इसका बना रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो दो आवेशित कणों में, आवेशित मतलब इन पर कुछ आवेश आ जा रहे हैं, इस पर एक धन आवेश आ जा रहा है और इस पर एक ऋण आवेश आ जा रहा है, तो ये आवेशित कणों में टूट जा रहा है. तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. ये एक इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है और इसके थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रोसेस जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इस सिंबल से हम रिवर्सिबल को ये रिप्रेजेंट करता है
यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, वो सोडियम और क्लोराइड में जब टूट रहा है, वापस से हम इसको जोड़ करके सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं। उसके अलावा जो जितने भी इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये चीज़ है कि जब ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कराई जाती है और जिसमें आयंस जो टूटते हैं, तो उसमें धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या जो होती है वो इक्वल होते हैं। यानी कि इस सॉल्यूशन में जितना भी आयंस बनेंगे उसमें धनायनों की संख्या, यानी कि एक आवेश जो कण है हमारे पास, जो हमारे पास टूट करके जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके ऊपर जितने धनायन है दूसरे वाले के पास उतने ही ऋणायन होंगे। और इसे हम धनायन को जो है वो हम कटायन और ऋणायन को हम एनायन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हैं दोनों वो हमारे आयंस हैं, जिस पर धन आवेश है प्लस है उसे हम कैटायन, और जिसे नेगेटिव आयंस है उसे हम एनायन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा जो किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित धनायनों, थर्ड पॉइंट देखिए क्या कहता है कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित धनायनों के आवेशों की कुल संख्या ऋणायनों के आवेशों की कुल संख्या के बराबर होती है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। और वैद्युत अपघट्य का जो विलयन होता है वो विद्युत उदासीन होता है, यानी ये खुद जो होता है उसमें ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो इसमें आयनों की संख्या है, प्लस आयंस और माइनस आयंस वो दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। दूसरा जो है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, अभी अभी हमने देखा एग्जाम्पल में। और किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं, यानी कि उसका कुछ पार्ट ही डिसोशिएट होता है। इस वजह से हम इसको डिग्री ऑफ डिसोशिएशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो कि किसी वैद्युत अपघट्य के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके आयनों के स्वभाव तथा उनकी मात्रा पर निर्भर करते हैं, यानी कि उनके नेचर कितना, जो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या तथा उनके आवेश पर निर्भर करती है। यदि आयनों की संख्या अधिक है तो आवेश की मात्रा भी अधिक होगी और वैद्युत चालकता भी उसकी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फर्स्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पर डिपेंड करती है। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि उसका कंसंट्रेशन कैसा है सॉल्यूशन का। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। एंड लास्ट इज टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो बिफोर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक टू अंडरस्टैंड डिसोसिएशंस ऑफ सब्सटेंसेस जब डिसोशिएट होते हैं तो व्हाट टाइप्स ऑफ आयंस उसमें चेंजेस होते हैं, कौन से तरीके के उसमें आवेश आते हैं। तो इस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ask. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.